Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 21st of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 21 फरवरी 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जाकर आप डायरेक्टली इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, बहुत सारे डिजिटल नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ आज तारीख आप लोग को मालूम है 21 फरवरी है, तो आज के जो डेली करंट अफेयर का एमसीक्यू का वीडियो था वो भी अपलोड हो चुका है। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर वाला जो ब्रीफली करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं वो भी अपलोड हो चुका है, तो जाकर आप उन दोनों को देख सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मैप का क्वेश्चन है वो है मालदीव्स। आपको मैप में जाकर देखना है मालदीव्स की लोकेशन कहाँ पर ये एग्जैक्टली लोकेटेड है और किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, ये सारी चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर टाइप करनी है। चलो बढ़ते हैं आगे। आ गया है हमारे यहाँ पर पहला आर्टिकल, और पहले आर्टिकल के अंदर बात करी गई है, हमारे पीएम ने एक स्टेटमेंट दिया। सैटरडे में नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर बताया इनके द्वारा, देखो जो बिजनेसेस हैं आज के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, तो उनके लिए आसान रास्ता बनाने के लिए यहाँ पर स्टेप्स उठाए जाएंगे। वो क्या स्टेप्स उठाया जा सकता है, हमारे पीएम के द्वारा वो स्टेटमेंट दी गई। इनके द्वारा बोला गया कि भाई आज के टाइम पर बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं, और आप लोगों को मालूम है ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है हमारा साल 2020 से। इनफैक्ट इंडिया का ही हाल ऐसा नहीं हुआ है, सभी कंट्रीज़ का इसी तरीके से ये हाल चल रहा है। तो अगर हम बात करें तो बिजनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक स्टेप उठाया जा सकता है, वो है सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों आपस में मिलकर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोगों को बिजनेस सेक्टर के अंदर वापस से ग्रो होना है, बिजनेस के रास्ते को वापस से हमें आसान बनाना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये बातें बोली गई नीति आयोग की मीटिंग में, और कुछ इश्यूज डिस्कस करे गए। भाई इन इश्यूज़ के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, तो वे फॉरवर्ड क्या है भाई, हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो मेकिंग इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, यानी इंडिया को हमें मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना पड़ेगा, इंडिया के अंदर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। दूसरा, री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर हमें काफ़ी अच्छा काम करना है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसमें हम लोग को एक्सेलरेशन देना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बढ़ाना है। ओके, उसके साथ साथ जो सर्विस डिलीवरी है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव करना है, हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, ये सारे हमारे वे फॉरवर्ड्स हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर यही बात करी गई कि एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग के अंदर इन चीज़ों को यहाँ पर टैकल करा गया है। नाउ उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये देखोगे, ये बेसिकली बताया ये जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर ना कोविड के केसेस वापस से इंक्रीज हो रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके बारे में ये डेटा दिया गया है। खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे बताना सही समझा, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो केसेस हैं उसके अंदर स्पाइक देखने को मिला है महाराष्ट्र और पंजाब के अंदर। बस इतना याद रखो, ज़्यादा डिटेल में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग ये वाला देख पाओगे, छोटा सा बात करी जा रही है, इंडिया और चाइना होल्ड अनदर राउंड ऑफ टॉक्स। देखो मैं हेडिंग रीड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सर आप हेडिंग पहले रीड कर दिया करो, फिर उसके बाद जो है इस आर्टिकल को एक्सप्लेन कर दिया करो, इस वजह से मैं हेडिंग को रीडिंग कर रहा हूँ। ओके, नाउ तो इंडिया और चाइना के बीच में एक दूसरे लेवल की टॉक हो चुकी है, और वो है 10th राउंड ऑफ कमांडर टॉक। ये 10वीं बार इंडिया और चाइना ने मिलकर बातचीत करी है, और ये बात हुई है संडे में, ठीक है, सॉरी सैटरडे में, संडे तो आज है, सैटरडे में ये बातचीत हुई है। और उसके बाद ये इस मीटिंग हुई थी स्टार्ट 10 बजे से, मोल्दो के अंदर ये स्टार्ट हुई थी मीटिंग, और बातचीत करी गई कि भाई किस तरीके से इंडिया और चाइना डिसएंगेजमेंट इन दोनों ने किस तरीके से किया है, अपना डिसएंगेजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट किया है। तो इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करी गई है, और हमें मालूम है कि जो बॉर्डर है जहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में, वो पूरी तरह से स्टैंड ऑफ डिसएंगेजमेंट में बदल चुका है और डिसएंगेज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इंडिया के सोल्जर्स और चाइना के सोल्जर्स वापस से अपनी अपनी जगह पर आ चुके हैं, और जो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा था वहां से वो हट चुके हैं।
ओके। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है यहाँ पर ये वाला, पेट्रोल के प्राइसेस को क्रिटिसाइज करा जा रहा है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। इनके द्वारा बोला जा रहा है जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं आज के टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ पर लीटर पहुंच गया था राजस्थान में। तो ये जो प्राइसेस है काफ़ी बड़े हैं, ये हमारे लिए आज के टाइम पर बहुत बड़ा संकट है। ठीक है, तो बात करी गई सेंटर और स्टेट्स, अगेन वही बात, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा ताकि जो प्राइसेस हैं वापस से उसको एक रीजनेबल प्राइसेस बनाया जाए, क्योंकि आज के टाइम पर पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बात करी जा रही है जो ये प्राइसिंग है आज के टाइम पर, ये एक महाभयानक आप कह सकते हो धर्म हो चुका है, धर्म संकट पड़ चुका है हमारे पास। इस इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ह्यूज मॉरल डिलेमा। तो ये संकट बहुत बुरा पड़ चुका है हमारे ऊपर, और इसमें एक बहुत बड़ा सजेशन ये है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अगर काम करेंगे तो वापस से ये प्राइसेस को एक रीजनेबल प्राइसेस बनाया जा सकता है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला, बात करी गई है यहाँ पर विमेन पायलट। एक विमेन पायलट है, इनका नाम है आयशा अजीज़। आप देख पाओगे ये कश्मीर की रोल मॉडल बन चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इस लड़की ने अपनी बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करा गया है। तो विमेन पायलट, उम्र है 25 साल और आयशा अजीज़ इनका नाम है। इन्होंने बहुत सारी यंग गर्ल्स को आप कह सकते हो होप दी है, उनको उनके अंदर एक मोटिवेशन जगाया है। क्यों? क्योंकि ये जो लड़की है ये नेशन की हमारी यंगेस्ट पायलट बन चुकी है। इस लड़की के पास जो फ्लाइंग लाइसेंस था वो 16 साल की उम्र में ही फ्लाइंग लाइसेंस मिल गया था इसे। ठीक है, और 25 साल की उम्र में इसको गोवा एयरप्लेन का उड़ाने का मौका मिला। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये रोल मॉडल बन चुकी है कश्मीरी विमेन पूरी तरह से सभी लोगों के लिए, अगर हम बात करें तो ये आप देख पाओगे, ये है पिक्चर, उसी के बारे में बताया गया कि भाई ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो सकता है बहुत सारी गर्ल्स के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर। तो इससे पहले के जो पेजेस हैं हमने उनको स्किप कर दिया क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे, इस वजह से। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आज क्या है, आज है संडे। संडे में एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। संडे में साइंस एंड टेक का पेपर आता है, एक आता है फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस का, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि हमारा एडिटोरियल का सेक्शन कुछ अलग तरीके से चलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, नाउ पेज नंबर 6 पे सबसे पहला आर्टिकल ये वाला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है पेज नंबर 1 की तरफ। ठीक है, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है बिजनेसेस को लेकर काफ़ी अच्छी बात करी गई है नीति आयोग की मीटिंग में, ये हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट यहाँ पर बात करी गई है एक पेंटिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है स्कूल के बच्चों के लिए। तो अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो अपना जो टैलेंट है उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, ये द हिंदू वाला ग्रुप जो जिसका आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है, और इसी के द्वारा ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस बार। तो जो इसके अंदर, लेकिन इस कंपटीशन के अंदर कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के हैं, जैसे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्लास 3rd से लेकर क्लास 5 तक जो है अलग यहाँ पर इनका आप कह सकते हो इनके टॉपिक्स अलग होंगे, ये अलग टॉपिक पर अपने आर्ट बनाएंगे। उसके बाद क्लास 8 से लेकर क्लास 8 याद आ रहा है, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक ये लोग अलग टॉपिक्स पे बनाएंगे, और फिर उसके बाद क्लास 9 से लेकर 12 तक ये लोग अलग टॉपिक्स, इन सभी को अलग अलग टॉपिक्स दिया जाएगा। जब इनकी पेंटिंग तैयार हो जाएगी तो ये रजिस्टर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। दूसरी चीज़, जो इसकी फिजिकल कॉपी होगी, यानी जो इनको जिन्होंने शीट पर ड्राइंग बनाई है वो फिजिकल कॉपी इन्हें सबमिट करनी चाहिए। कहाँ पर? जो द हिंदू का ग्रुप है आपके पास, जो आपके जगह पर जहाँ पे भी आप रह रहे हो, कहीं भी आप पास में जो ऑफिस होगा वहाँ पर उसको सबमिट करना है। ठीक है, तो उसके थ्रू यहाँ पर आप इसके अंदर भाग ले सकते हो ना। उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, वही बिल्कुल सेम आर्टिकल बताया गया है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का सजेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर आर्टिकल बताया गया, ये भी हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि इंडिया चाइना के बीच में एक अनदर राउंड ऑफ टॉक हुआ है, जिसके अंदर डिस्कस करा गया किस तरीके से हमने सक्सेसफुली डिसएंगेजमेंट किया है। नाउ पेज नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। पेज नंबर 7 पे आता है सबसे पहला आर्टिकल ये वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी दिनों से ये न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये एक केस है, किसके बारे में? दिशा रावी का केस। दिशा रावी 22 साल की एक ओल्ड आप कह सकते हो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जिसको जेल के अंदर डाला गया। ठीक है, अब यहाँ पे जेल के अंदर क्यों डाला गया था? क्योंकि इस पर्सनैलिटी ने, जो दिशा रावी है, इस लड़की ने क्या करा था, एक टूल किट शेयर कर दिया था। क्या टूल किट शेयर कर दिया गया था? और ये टूल किट किसने शेयर किया था? ये टूल किट ट्विटर पर शेयर किया गया था। इस बराबर में आप आर्टिकल देखोगे, इसके बराबर में ही वाला आर्टिकल दे रखा है, ये आप और क्लियरली समझ पाओगे। ठीक है, तो इस जो टूल किट है, ठीक है, ये टूल किट क्या है? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है।
एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर जो भी सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन को डाल दिया जाता है। तो ये पर्सनैलिटी आप देख सकते हो, ग्रेटा थनबर्ग, ये स्वीडिश में रहने वाली पर्सनैलिटी है। तो इसने अपने ट्विटर हैंडल पर एक टूल किट शेयर किया और उस टूल किट को इंडिया की दिशा रावी जो कि 22 साल की ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उसने शेयर कर दिया। उसने 2 लाइन एडिट करी इस टूल किट के अंदर और उसको शेयर कर दिया। नाउ इसी बात पर दिशा रावी को डाल दिया गया था जेल के अंदर, कस्टडी में लिया गया, 5 दिन की कस्टडी, फिर 3 दिन की कस्टडी। नाउ अब जो है और चीज़ें जो है डिसाइड करी जाएंगी। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि भाई इनके बारे में ट्यूसडे को और ज़्यादा हम लोग को डिसीजन मिलेगा कि भाई ट्यूसडे में क्या देखने को मिलेगा, क्या इस केस के ऊपर क्या हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्या होगा इनके साथ, ये ट्यूसडे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बताया गया कि भाई इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये जो टूल किट है ये इसका मेन मकसद ये है कि जो कंट्री है हमारी कंट्री को डिफेम करने का है, कंट्री की डिसरिस्पेक्ट करने का है। तो कंट्री की डिसरिस्पेक्ट करते हुए ये टूल किट बनाई गई है, ठीक है। तो ये हमारे दिल्ली पुलिस ने बोला था, लेकिन इनके द्वारा ये सीधे सीधे मना कर दिया गया। इन्होंने यहाँ पर जो दिशा रावी हैं इन्होंने मना करा, रिजेक्ट करा जितने भी इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। इन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता चाहे तो फिर रेड फोर्ट पे अगर कोई भी बंदा है, ठीक है, रेड फोर्ट पे जितने भी अभी फार्मर्स आप लोग देखोगे, क्योंकि बेसिकली जो ये टूल किट था ना, टूल किट ये फार्म प्रोटेस्ट को लेकर था कि आज के टाइम पर जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर ये टूल किट बनाया गया था। तो इनके द्वारा बोला गया भाई वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अरेस्ट करा गया हो। देयर हैज़ बीन नो बडी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द वायलेंस एट रेड फोर्ट। रेड फोर्ट पे जो आज के टाइम पर 26 जनवरी को क्या हुआ था, एक बहुत ही भयंकर आप कह सकते हो कि वायलेंस क्रिएट हुआ था, बहुत हिंसा हो गई थी वहाँ पर, पुलिस और फार्मर्स के बीच में झड़प भी हो गई थी। तो उसको देखते हुए बोला गया कि भाई जो भी लोग अरेस्ट हुए थे उनका कोई भी कनेक्शन नहीं था इस टूल किट से, तो फिर मुझे क्यों ये मेरे ऊपर क्यों एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्यों मुझे जेल में डाला जा रहा है, क्यों अरेस्ट करा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो जो दिशा का प्ली है इस पर ऑर्डर आएगा ट्यूसडे में, तो ट्यूसडे में हम लोग कुछ और भी डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आने वाले हैं मंगलवार को। ओके, और उसके बाद बराबर वाला आर्टिकल बात करता है, देखो वो टूल किट शेयर करी गई थी इसके द्वारा। अब ये जो पर्सनैलिटी है सपोर्ट कर रही है इसको, और सपोर्ट करते हुए ही ये आर्टिकल लिखा गया है। बोला गया राइट टू पीस प्रोटेस्ट एक नॉन निगोशिएबल ह्यूमन राइट है, लोगों का अधिकार है प्रोटेस्ट करना, तो उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए जिस तरीके से हमारे यहाँ सप्रेस करा जा रहा है। इनके द्वारा बेसिकली ये कहने का मतलब है, तो बोला गया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये हमारा एक ह्यूमन राइट है, हमारा मानव का अधिकार है। ये एक फंडामेंटल पार्ट भी है। अगर हम बात करें हमारे संविधान में तो हमारे पास पूरा पूरा हक है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तभी तो हम डेमोक्रेसी कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रेटा थनबर्ग ने इस बात को ट्वीट करा, साथ ही साथ हैशटैग लगा दिया स्टैंड विद दिशा रावी, यानी दिशा रावी से के साथ यहाँ पे खड़ी हैं। तो इस तरीके का इनके द्वारा ट्वीट करा गया। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करी गई है यहाँ पर, आपको मालूम है उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ था, उसके बाद फिर से देखो डेली बेसिस पे जो ये अपडेशन आ रहा है कि कितने लोगों की डेथ हुई है। तो अब यहाँ पे आप देख पाओगे चमोली में जो डेथ है वो टोटल 65 देखने को मिली है, 65 डेड बॉडीज़ हम लोगों को मिल चुकी हैं और अभी भी थोड़े बहुत लोग मिसिंग हैं। ओके, उसके बाद बराबर वाला आर्टिकल क्या बोलता है, बराबर वाला आर्टिकल बोलता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि भाई जो बायोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए एमबीबीएस एडमिशन के लिए, तो बायोलॉजी को आपको प्रायोरिटी के ऊपर रखना पड़ेगा। कोर्ट ने बोला सब्जेक्ट आप जो 10+2 में कर रहे हो यानी 12th में कर रहे हो उसके अंदर जो बायोलॉजी है वो प्रायोरिटी के ऊपर होना चाहिए अगर आप लोगों को एमबीबीएस करना है तो, ठीक है। वही चीज़ इनके द्वारा बोली गई। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे ये वाला बोलता है रुपे कार्ड्स, आप लोगों को मालूम होगा जो आज के टाइम पर मास्टर कार्ड्स वगैरह हैं, हमारे वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, उसी तरीके का एक रुपे कार्ड है। तो रुपे कार्ड के मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर रेलवेज़ ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने एडवाइस किया है। एडवाइस क्या कही है कि भाई जो 12.54 लाख वर्कफोर्स हैं, ठीक है, ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयर हैं वो क्या करें, वो रुपे कार्ड्स की तरफ बढ़ जाएं। जो भी पेमेंट है, देखो रुपे कार्ड क्या है हमारे आज के टाइम पर, रुपे एक प्रोडक्ट है, इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रुपे कार्ड के थ्रू आप लोग पेमेंट वगैरह करते हो, ठीक है, सभी लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर जो हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स वगैरह हैं वो सब क्या करें, इस रुपे कार्ड की तरफ बढ़ जाएं जिससे कि इसका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहना है एम्प्लॉयर कौन, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है, रोजगार देता है, ठीक है, दूसरे लोगों को। तो फिर उसको अगर जो भी एम्प्लॉयर है अगर दूसरे लोगों को सैलरी वगैरह देगा वो, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉय उसने हायर कर रखे हैं उन्हें सैलरी देगा, तो वो रुपे कार्ड का इस्तेमाल करे और इस तरीके से जो है हम लोग इसका मार्केट शेयर को इंक्रीज कर पाएंगे। नाउ पेज नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे।
यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं आपको एक इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनका एक ओपिनियन बता देता हूँ। ये कौन है? ये पर्सनैलिटी हैं श्याम सरन। ये कौन है? ये NSAB हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड के चेयरपर्सन रह चुके हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर अपने द्वारा बताया कि जो विड्रॉवल हुआ है अभी LAC पर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी हमने विड्रॉवल देखा, यानी इंडिया के सोल्जर्स अपनी जगह पर वापस चले गए हैं, चाइना के सोल्जर्स अपनी जगह पर वापस चले गए हैं, एक तरीके से डिसंगेजमेंट हो चुका है, दोनों के बीच में शांति हो चुकी है बॉर्डर पर, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया ये भाई ज़्यादा टाइम का नहीं है, क्योंकि ये नो मैंस लैंड एरिया है, यानी कि बफर जोन है। ये एरिया ना ही इंडिया का कहलाया जाएगा, ना ही जो है चाइना का कहलाया जाएगा, इस वजह से इसको हम लोग बफर जोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि भाई जो ये एरिया है इसमें यहाँ पे ट्रूप्स जो है, ऐसा नहीं है कि नहीं रिटर्न करेंगे, लेकिन जो है आने वाले टाइम पे जो पीस है, शांति है, ये श्योर नहीं है कि ये शांति ऐसी बनी रहेगी आने वाले टाइम पे, फिर भी ऐसी सिचुएशन हम लोगों को अगेन देखने को मिल सकती है। इनके द्वारा ये बात बोली जा रही है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से अभी भी ये कॉज ऑफ कंसर्न है, कहीं ना कहीं ये भी अभी भी ये जो डिसंगेजमेंट हुआ है ये भी चिंता वाली बात है। इनका ये ओपिनियन बिल्डअप है, सॉरी ओपिनियन है इनका जो यहाँ पे दिया गया है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आता है। मैंने अभी आप लोगों को पेज नंबर 1 के ऊपर ही बताया था कि मुंबई के अंदर कोविड के केसेस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो लगभग बताया गया 1300 बिल्डिंग सील कर दी गई हैं कोविड-19 केसेस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, उस वजह से इन बिल्डिंग्स को सील किया गया है, ठीक है। एक आइडिया आप लोग याद रखना, एक आइडिया आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग कोई भी अगर आर्टिकल आता है तो उसके बारे में आप इजीली चीज़ें क्लियर कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये 2 जगह पर है, इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, ये वर्ल्ड पेज पर भी आर्टिकल है, ठीक है। आगे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं ये बेसिकली है किस चीज़ के बारे में। तो जो मोदी और मॉरिसन, मोदी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, ये डिस्कस करा है इन्होंने मीडिया बिल। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और फेसबुक के बीच में। क्या इशू है ये मैं आज आपको क्लियर करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? स्कॉट मॉरिसन। इन्होंने डिस्कस किया है कैनबेरास का मीडिया पॉलिसी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। साथ ही साथ इन्होंने डिस्कस करा है कि भाई यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया, ठीक है, क्या बोला गया? एज कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, यानी कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं, तो ये लोग साथ में मिलकर वर्क कर सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि कोविड-19 की परेशानी है, इससे टैकल कर सकते हैं, साथ में मिलकर लड़ सकते हैं, या फिर इकोनॉमी, ओशियन और ओपन, सिक्योर, प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक, तो इन सभी के लिए क्षेत्र में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सकता है। साथ ही साथ इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, हमने डिस्कस किया है प्रोग्रेस ऑफ आवर मीडिया प्लेटफॉर्म बिल। तो जो मीडिया प्लेटफॉर्म बिल है, क्योंकि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मीडिया प्लेटफॉर्म बिल लाया गया है, ठीक है। तो मीडिया प्लेटफॉर्म बिल एक तरीके से आप देखोगे इंडिया के अंदर भी ये सिचुएशन देखने को मिल रही है ट्विटर को लेकर, ठीक है। तो जो ये मीडिया प्लेटफॉर्म बिल लेकर आया गया है, इससे फेसबुक ने क्या किया? फेसबुक ने अपने जो भी न्यूज़ चैनल्स थे वो उस पे फेसबुक पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैन कर दिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठकर आप कोई भी फेसबुक चैनल नहीं फेसबुक पर न्यूज़ चैनल नहीं देख सकते हो। फेसबुक चला सकते हो, लेकिन आप वहाँ पर कुछ भी न्यूज़ नहीं पढ़ सकते हो। वो क्यों क्यों किया है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को, एक आर्टिकल डिटेल में भी है। ओके, तो आगे तक बने रहना। नाउ आ गए, चलो नेक्स्ट पेज पर आ ही गए हैं, बस आगे बात करने वाले हैं। तो पेज नंबर 9 दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया सबसे पहले तो म्यांमार प्रोटेस्ट के बारे में, ठीक है। तो म्यांमार प्रोटेस्ट हम लोग काफ़ी बार ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो म्यांमार के अंदर क्या सिचुएशन है आज के टाइम पर? म्यांमार के अंदर क्या कर रहा है मिलिट्री, जो है मिलिट्री ने अब तख्ता पलट कर दिया है। जो वहाँ की सरकार चल रही थी, म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी हुआ करती थी और साथ में एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, जो कि लोग यानी जो सिटीज़न हैं वहाँ के वो चूज़ करके उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाते थे। लेकिन मिलिट्री आ गई बीच में, मिलिट्री ने क्या करा, इस पूरे सिस्टम ही को ख़त्म कर दिया। डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो गई, मिलिट्री ने अपने कब्जे में कर लिया पूरा म्यांमार, और यहाँ पर मिलिट्री कू देखने को मिला, ठीक है। कू यहाँ पर बेसिकली इसकी स्पेलिंग ये है, तो इसका मतलब है तख्ता पलट देखने को मिला। तो मिलिट्री ने अपने हाथ में ले लिया है पूरी तरह से। तो आज के टाइम पर म्यांमार के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोटेस्ट देखेंगे। तो उसके साथ बोला गया 2 लोगों की मौत हुई है, 2 डेड इन पुलिस फायरिंग के बीच में यहाँ पे 2 लोगों की मौत भी हुई है म्यांमार प्रोटेस्ट के अंदर। तो आज के टाइम पर सिचुएशन सही नहीं है म्यांमार के अंदर। उसके बाद बराबर वाला आर्टिकल जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि भाई आज के टाइम पर देखेंगे तो चाइना और इंडिया के बीच में डिसएंगेजमेंट तो देखने को मिला ही मिला था, लेकिन कल एक आर्टिकल आया था, कल चाइना ने एक्सेप्ट किया,
चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई जो 15 जून को गलवान वैली में क्लैशेस हुए थे, किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में क्लैशेस हुए थे, इन दोनों के सोल्जर्स के बीच में, तो उसमें हमारे भारत के कम से कम 20 जवान शहीद हुए थे। ये इंडिया ने तो एक्सेप्ट उसी दिन कर लिया था और ये क्लियर हो गया था उसी टाइम पर, लेकिन चाइना ने इस तरीके का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया था। नाउ चाइना अब यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई इसके भी कुछ 4 जवान जो है, 4 सोल्जर्स इसके भी मरे थे वहाँ पर, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये बताया गया। तो चाइना ने अनाउंस किया भाई 4 सोल्जर्स इसके भी मारे गए हैं गलवान क्लैशेस के अंदर। तो लगभग पिछले 24 घंटे के अंदर जैसे ये स्टेटमेंट आया, उसके बाद जो इंडिया की एम्बेसी है कहाँ पर, बीजिंग के अंदर, उसके पास थाउजेंड ऑफ मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो लोग हैं वहाँ पे, चाइना के सिटीज़न है, वो नाराज़ हो गए ये सुनकर कि भाई हमारे भी वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को सुनकर वो नाराज़ हो गए। इंटरनेट यूज़र्स ने अपना गुस्सा दिखाया, बहुत सारे उल्टे सीधे मैसेजेस किए हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा इफेक्ट बताया गया भाई, कंप्लीट एनालिसिस की, किस किस तरीके से इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, मई से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद क्या क्या सिचुएशन देखने को मिली, जैसे कि क्लैशेस देखने को मिले। उसके बाद इंडिया ने काफ़ी कोशिश करी कि हम लोग चाइना के ऐप्स को बैन कर दें, चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करें। ठीक है, फिर उसके बाद आने वाले टाइम पे हम लोगों ने देखा लगातार बहुत सारे कमांडर लेवल की टॉकिंग चल रही है, बातचीत चल ही रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई। नाउ आगे इस वाले आर्टिकल की तरफ जो मैंने अभी कहा था, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एफबी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक इशू देखने को मिल रहा है, वो क्या इशू है तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले तो आप देखो, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, बिल लेकर आ चुके हैं ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये क्या हुआ, फेसबुक सभी जगह पे चल रहा था, सभी को मालूम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर अचानक से क्या हुआ, एक बिल लेकर आ गया, मीडिया बिल को लेकर आया गया। इस बिल के अंदर डिस्कस करा गया कि भाई जो भी मीडिया है, यानी ऑस्ट्रेलिया की मीडिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी मीडिया है वो क्या, उसको पैसे देने चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको पैसे मिलने चाहिए, किसके द्वारा, जो फेसबुक हो गया, ठीक है, या जितने भी ये लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, जो भी ये न्यूज़ दिखाते हैं, तो इनको जो है पैसे देने चाहिए इन सारे ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को। ठीक है, इस तरीके का ये बिल लेकर आए। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया मेहनत कर रही है, आपको सारा कंटेंट दे रही है आपके प्लेटफॉर्म पर, और पैसा कौन जनरेट कर रहा है, ये फेसबुक टाइप की ये कंपनीज पैसा जनरेट कर रही हैं। अब इसको देखते हुए क्या करा, फेसबुक ने अपना सॉल्यूशन निकाला, बोला कि भाई हम आपके कंट्री में न्यूज़ चैनल ही चालू नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई जो लॉ है ऑस्ट्रेलिया का इनके ऊपर खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे क्या होगा, फेसबुक को पेनलाइज कर सकता है, यानी कि पेनल्टी पड़ सकती है फेसबुक के ऊपर ढेर सारी। तो फेसबुक यहाँ पर ऐसा बोला कि भाई इतना हमारा पास फ़ायदा नहीं होता है इन चीज़ों का, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके कंट्री में न्यूज़ चैनल को बैन कर दे रहे हैं। जितने भी न्यूज़ चैनल फेसबुक के ऊपर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी आप न्यूज़ नहीं देख पाओगे, उनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये थी बात। आई होप आपको ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 की तरफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं जो कि डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला आर्टिकल आता है ये वाला, इसी के ऊपर, इसी के बेसिस पे आज का हमने थंबनेल भी बनाया है। हालांकि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो थंबनेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात क्या करी जा रही है, जो वेटेस्ट प्लेस है ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस हुआ करता था, यानी सबसे ज़्यादा बारिश हुआ करती थी वहाँ पर। लेकिन आज के टाइम पर देखें तो वहाँ पर भी जो रेनफॉल है वो लगातार घटती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है। क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न जो भी रिसर्चर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया ओशन का टेम्परेचर, ओशन का जो भी तापमान है, इसकी वजह से जो रेनफॉल में इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं ये काफ़ी डरावने। और रेनफॉल जो है पहले के टाइम पर काफ़ी अच्छी होती थी, वो आज के टाइम पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी है ऐसे एरिया पे जो कि सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है अर्थ पर, यानी कि पूरे पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया के अंदर ऐसी जगह है यहाँ पर ये वाली। ठीक है, तो जगह का नाम क्या है मैं भी आपको बताऊँगा, वहाँ पर बारिश कम हो रही है इस समय। तो ये बताया जा रहा है इसके पीछे का रीज़न क्लाइमेट चेंज है, और क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पर बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। जैसा आप थंबनेल पे देखोगे, पोल्यूशन देखने को मिलता है, बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ हैं, वो पिघल रही हैं। तो आज के टाइम पर ज़्यादा सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, अब मैंने आपको जो पिक्चर दिखाया था वो है विलेज ऑफ मॉसिन रैम। ठीक है, तो मॉसिन रैम, यहाँ पे ये मॉसिन रैम का विलेज है जो कि कहाँ पर है, चिरापुंजी के अंदर। तो ये गांव वहाँ पर है, और इस गांव में सबसे ज़्यादा इसको वेटेस्ट प्लेस बोला जाता है पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें, हर साल जो है इसके अंदर 10,000 मिलीमीटर्स जो है वो रेनफॉल होती है। लेकिन ये जो ट्रेंड है वो डिक्रीज़ होता हुआ आ रहा है, यानी लगातार ये ट्रेंड घटता हुआ आ रहा है। ये जो बारिश है वो लगातार कम होती हुई आ रही है। रिसेंट स्टडी करी गई हाल ही में, 119 साल तक यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज किया गया, और बताया जा रहा है कि जो रेनफॉल है चिरापुंजी के अंदर, वो जो
लगातार डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, इन सब चीज़ों को मेजर करा गया। और उसके बाद यहाँ पे सैटेलाइट डेटा दिया गया, सैटेलाइट डेटा को एनालाइज किया गया और उसके थ्रू यहाँ पे बताया कि भाई इसके पीछे का रीज़न एक है वेजिटेशन एरिया, जो वहाँ का वनस्पति है पूरी तरह से, वनस्पतियाँ पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं, उनको रिडक्शन हो रहा है, यानी वेजिटेशन ख़त्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप देख पाओगे। और दूसरा चीज़ इसके पीछे का जो ये रेनफॉल कम हो रही है उसके पीछे का रीज़न है जो ओशियन है उसका टेम्परेचर के अंदर ऊपर नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बताया जो झूम कल्टीवेशन है और इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये सॉरी झूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन आज के टाइम पर डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी वजह से भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट होती हुई देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि झूम कल्टीवेशन में डिफॉरेस्टेशन नहीं देखने को मिलता था, अब यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ पौधे लगातार कट रहे हैं, जो वेजिटेशन है उसका भी लॉस हो रहा है, वनस्पति वहाँ का ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और क्या करा जा रहा है, जो क्रॉप लैंड है उसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो वहाँ की वेजिटेशन है, वनस्पति है, उसको खत्म करके, जो नेचुरल वेजिटेशन को खत्म कर कर क्रॉप लैंड बनाया जा रहा है उसे। लगभग ये 2006 से हम लगातार कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है और यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, रेनफॉल भी डिक्रीज हो चुकी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात करी गई है वॉश के बारे में, ठीक है। वॉश मतलब एक तरीके से हाथ धोना, हाँ आप कह सकते हो, ठीक है, हाँ वॉश का मतलब वही होता है, लेकिन इस आर्टिकल में कुछ और मतलब है, इसकी फुल फॉर्म दी गई एक तरीके से। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर वॉश ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे वॉश ना होने से बहुत सारे लोगों की मौत होती है, ये एक डेटा आया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो इशू ऑफ वाटर है, आज के टाइम पर परेशानियां देखोगे आप वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन की, तो वॉश को बेसिकली ये गायब कराए और इन तीनों की फुल फॉर्म बताइए, वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। तो आज के टाइम पर इन तीनों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इंडिया के अंदर और इसी की वजह से इन्फेक्शन वगैरह काफ़ी हद तक फैलता हुआ हम लोग देखते हैं। नाउ तो अगर हम बात करें जो स्टेटस ऑफ वॉश है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें, एक आर्टिकल पब्लिश करा गया था हाल ही में, कहाँ पर, बीएमजी ग्लोबल हेल्थ में। अब यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश करा गया, रिसर्चर्स ने ये बोला कि भाई यूएस के द्वारा एक सजेशन दिया गया, बोला कि भाई क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को लोगों की जान बचानी है जिनकी जान इन्फेक्शन से हो रही है, तो आपको जो वॉश के प्रति अपना कॉस्टिंग है उसको बढ़ानी पड़ेगी, अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन की तरफ ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली एक डेटा बताया गया, इंडिया को यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा अपना लगभग काफ़ी हद तक कॉस्ट बताया जा रहा है कि इसको कॉस्ट को मेंटेन कर कर ये वॉश को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि लोगों की जो मौत है वो कम हो जाए। क्योंकि कितनी डेथ होती है यहाँ पे आप देख पाओगे, जो इम्पैक्ट है वॉश का, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट है वॉश के ऊपर, तो इनके द्वारा बताया गया लगभग 8,27,000 लोगों की जान जाती है। कितना बड़ा डेटा है, 8,27,000 लोगों की जान जाती है, जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते, जो साफ़ सफाई अफोर्ड नहीं कर पाते, जहाँ पे गंदगी रहती है वहाँ पर इतने लोगों की जान जा ही रही है, ठीक है, इस वॉश की वजह से। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो 2,97,000 बच्चे जिनकी 5 साल से कम उम्र है, अंडर 5 एज के जो बच्चे हैं, इनकी भी जान गई है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि साफ़ सफाई वहाँ पर नहीं है। तो इसकी तरफ हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने गोल सेट कर रखे हैं, हमारे कुछ सस्टेनेबल गोल्स हैं, तो उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट कर रखे हैं, लगभग 17 गोल हैं हमारे, उसको हम लोगों को 2030 तक अचीव करने की हमने बात करी है। तो इसकी तरफ हमें जल्दी से जल्दी स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि 2030 अभी ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते तब तक ये सारी चीज़ें पूरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट पेज पर फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे एक दो आर्टिकल हैं जो कि डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया न्यू एयर ट्रैवल रूल्स, यानी कि अगर कोई भी इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए इंडिया के अंदर नए रूल्स आ चुके हैं। इंडिया के अंदर कोई विदेशी आ रहा है तो उसके लिए नया रूल है। क्या रूल है? सबसे पहले तो अगर हम देखें तो कोविड-19 आज के टाइम पर है अभी भी साउथ अफ्रीका के अंदर और यूके के अंदर नए नए वायरस फैले हैं, तो उसकी वजह से वो केसेस इंडिया के अंदर भी हैं। तो उसको देखते हुए साउथ अफ्रीका और जो है यूके, आप बात करोगे वहाँ से लोगों को ज़्यादातर नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, अब जो आएंगे लोग इंटरनेशनली, कोई विदेश से आएगा तो सबसे पहले उसके पास एक उसका डिक्लेरेशन, एक ऑनलाइन फॉर्म होना चाहिए, एक कोविड-19 की रिपोर्ट होनी चाहिए। कौन सी? RT-PCR की टेस्टिंग की रिपोर्ट होनी चाहिए उसके पास, और उसके अंदर ये होना चाहिए कि उसकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव हो, ठीक है, और वो रिपोर्ट हो 72 घंटे पहले की, सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे की पहले रिपोर्ट हो, और वो नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी उसको अलाउ करा जाएगा। लेकिन अगर किसी की डेथ हो गई है कंट्री के अंदर तो वो आ सकता है विदाउट दिस नेगेटिव रिपोर्ट, ठीक है, तो उसके पीछे एक एग्जाम्पशन भी दे दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद
नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बताया गया भाई आज के टाइम पर हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि 1 फ़रवरी को बजट आया था और बजट के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बताया गया जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा करा जाएगा इस बार। तो आप देखोगे एयर इंडिया का भी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि प्राइवेटाइज कर देना एक तरीके से। मान लो ये कंपनी है एयर इंडिया ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसके शेयर्स जो हैं होल्ड कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। अभी मान लो 75 या 80% तक शेयर्स इसके होल्ड कर रखे हैं। अब क्या करेगा गवर्नमेंट? 49% इसके शेयर होल्ड करेगा और जो 51% शेयर हैं वो बेच देगा इसके। तो मतलब इसको कर दिया डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें कर दिया डिसइन्वेस्टमेंट और इसको इसके शेयर्स बेच दिए हैं। अब इसको कर दिया है प्राइवेटाइज। अब यहाँ पे करा क्यों जा रहा है? बेसिकली क्योंकि आज के टाइम पर कंट्री की हालत अच्छी है नहीं। इकोनॉमी को लेकर अगर हम बात करें तो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर का कहना यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है इन क्षेत्र में। प्राइवेट सेक्टर काफ़ी हेल्प कर सकता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे तो पेज नंबर 13 के ऊपर बिजनेस पेज पर यहाँ पे आप देखोगे एक आर्टिकल दे रखा है। बोला जा रहा है कि इंडिया जो है अगर यहाँ पर इंडिया को अच्छी तरीके से अपने आप ग्रो करना है तो उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आगे निकलना पड़ेगा और इकोनॉमी को रिकवर करना पड़ेगा, अपनी इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। जो भारी भरकम अमीर लोग हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनके पास काफ़ी अमाउंट है तो वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा। ये उनके हाथ में भी है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करने चाहिए अगर हम बात करें तो। ठीक है, उसके बाद पेट्रोल के प्राइसेस बताइए। हमने अभी डिस्कस किया है कि भाई पेट्रोल का जो प्राइस है वो लगभग काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुका है। उसके पीछे का रीज़न एक ये भी है, सरकार ये रीज़न दे रही है कि जो भाई कच्चा तेल हम लोग मंगाते हैं बाहर की कंट्री से, ठीक है, ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं और ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम बाहर की कंट्री से, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, तो वो कच्चे तेल का ही प्राइस बढ़ चुका है। उसी की वजह से हम लोग अपनी कंट्री के अंदर भी प्राइस को बढ़ा दिया है। ओके, तो इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमने एडिटोरियल क्यों नहीं डिस्कस किए हैं? क्यों भाई जो कल हम लोग एक दिन पहले का एडिटोरियल डिस्कस करते हैं ना, तो सैटरडे वाले एडिटोरियल वो डिस्कस करे जाएंगे मंडे में। तो याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कहीं आप लोग सोचो कि आज एडिटोरियल डिस्कस नहीं किए कल वाले। तो जो कल वाले एडिटोरियल का रिविजन है वो हम मंडे में करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।